Good evening, students. So today we are going to discuss the left out questions from your exercises of chapter 3. The first question we are going to discuss will be 3.30, that was asked in the class by a student. The question was, assign the position of the element having the outer electronic configuration as ns2. पहले लिखा था उन्होंने ns2 np4. बहुत आसान है बेटा इसको डिफाइन करना. और n की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी कितनी 3. n की वैल्यू 3 देते ही हमें पता चल जाता है सिंस n डिफाइंस द पीरियड, जो पीरियड होगा वही n होगा. दैट मीन्स दिस इट इज़ टॉकिंग अबाउट थर्ड पीरियड. तो पोजीशन हमें क्या बताना है, पीरियड और ग्रुप बता के. तो थर्ड पीरियड में हमारा उससे पहली बात ये वाला जो भी हमारा सब्सटेंस है थर्ड पीरियड में होगा. ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप देखना है. एंडिंग कहाँ हो रही है इसकी, हम ध्यान से देखेंगे. एंडिंग कहाँ पे हो रही है, एंडिंग हो रही है P4 पे. तो बहुत आराम से हम लोग देख सकते हैं कि P4 कौन से ग्रुप में आता है. ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप की है हमारी, अगर हम देखेंगे ध्यान से, ग्रुप नंबर 16 ग्रुप जो है हमारा, ग्रुप 16 जो है वो कौन सा होगा, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP4. कैसे जानना है ग्रुप 16 है, कैसे जानना है ग्रुप 16 है, कैसे जानेंगे देखते हैं. हमें पता है P कहाँ से फिल शुरू होता है 13 से. P1 13 में, फिर 14 15 16 17 और 18. ठीक है ना. यहाँ P2, यहाँ P3 और P4 कहाँ पे बना हमारा 16 ग्रुप में बना. क्योंकि 16 ग्रुप में P4 भर रहा है और यहाँ पर मैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन P4 दे रखी है, तो हमें पता चल गया इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3s2 3p4. एंड वी ऑल नो दैट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑफ किसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये, पी ब्लॉक पे जाएंगे और थर्ड एलिमेंट को देखेंगे. पी ब्लॉक में 16 ग्रुप पे जाएंगे. सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन. उसकी ऑटोमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4. उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है हमारा सल्फर. तो दिस इज सल्फर, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर. वी हैव आइडेंटिफाइड sulfur as well as we have identified the group and period also. तो थर्ड पीरियड 16th ग्रुप, इजी आइडेंटिफिकेशन. सेकंड पार्ट 2 में इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, अगला जो लिखा है, क्या लिखा है, इट शुड बी n-1 d स्क्वायर n-1 d2. नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा ns2. बहुत ध्यान से देखेंगे, n-1 d2 ns2 ये कहाँ पर आएगा. और n की वैल्यू क्या दे दी उन्होंने, 4 दे दी. n की वैल्यू कितनी दे दी हमें, n की वैल्यू दी हमें 4. रियली इजी क्वेश्चन. अगर n की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d स्क्वायर और 4s2. ठीक है ना, बहुत इजी है. ग्रुप n इक्वल टू 4 दे रखा है, n इक्वल टू 4 दिया है, तो हमें पता चल गया पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा, पीरियड इज फोर्थ पीरियड. ग्रुप के बारे में बताना है हमें, ग्रुप के बारे में देखेंगे. ग्रुप कौन सा होगा, जब डी का केस आता है तो हमें क्या करना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बस उनको गिनना है. टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 + 2 कितना है बेटा 4. तो ग्रुप कौन सा हो गया इसका 4. तो पीरियड नंबर 4 एंड ग्रुप इज ऑल्सो 4. दैट मीन्स our element is titanium. Defined by Ti. ग्रुप 4th पीरियड 4th. क्वेश्चन नंबर 3. इसमें थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है n-2 f7. ठीक है ना, n-1 d1 एंड द लास्ट वन इज ns2. क्यों d1 है, बिकॉज हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी f में, इसलिए f7 हो गया और d1 हो गया. इस केस को सॉल्व करना बहुत इजी है. इसमें n की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने 6 दे रखी है. अगर ये 6 से वैल्यू कम देते तो ये आंसर ही गलत, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, क्योंकि 6 से कम वैल्यू थी, 6 - 2 4 ऑलरेडी आ रहा है. 6 से कम वैल्यू 5 होती तो 5 - 2 3 आ जाता और 3f पॉसिबल होता ही नहीं. तो क्वेश्चन ये हमारा गलत हो जाता. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये पीरियड कौन सा हो गया, 6 हो गया. पीरियड तो हमें पता चल गया फिर से, पीरियड कौन सा है, 6th पीरियड. ग्रुप के बारे में बात करेंगे. क्या है बेटा ये, अगर F ब्लॉक में भर रहा है तो क्या होगा, F ब्लॉक में भर रहा है तो हमें साफ पता चल रहा है दिस इज एन ग्रुप 6 पीरियड एंड दिस इज एन, अगर ये 6 पीरियड में है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ लेंथेनॉइड. क्या पता चल रहा है हमें, एक लेंथेनॉइड है. अब लेंथेनॉइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सारे के सारे F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं. अगर हम F ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, थर्ड ग्रुप में. तो बहुत ईजी है. पीरियड 6 ग्रुप 3
बट ये एलिमेंट कौन सा होगा इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा हमें। एलिमेंट कौन सा होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6th ग्रुप में आ रहा है, यानी कि 5th ग्रुप का पहले हम लोग नोबल एटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिनॉन। जिनॉन के बाद लिखेंगे 6 यानी कि 4f7, फिर उसके बाद 5d1 एंड 6s2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 54। 54 + 7 + 1 + 2 कितना हो गया यहाँ पर, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 54 64। तो यानी कि एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 64 है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है, गैल्डोलोनियम। क्या नाम है इसका, गैल्डोलोनियम, और इसका सिंबल होता है GD, ठीक है ना, सिंबल होता है GD। बहुत इजी है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 3.31 डिस्कस करना है। एक बच्चे ने पूछा था क्लास में, मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें अच्छे से आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पता नहीं है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर ढंग से पता चल जाए हमको, तो हम ईज़िली बता सकते हैं, हम लोग ईज़िली बता सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, कौन सा एलिमेंट क्या है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ए में पूछा गया है लीस्ट रिएक्टिव। बहुत ध्यान से सोचेंगे इसके बारे में, जो जितना कम रिएक्टिव होगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए या फिर उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम सबकी एनर्जी देखेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, हम देखेंगे जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसकी हमने देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू 2372 इज़ द मैक्स वैल्यू ऑफ ΔIH1, यानी कि ΔIH1 मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी सबसे ज़्यादा किसके लिए है, 5th के लिए। उसके बाद सेकंड भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसी के लिए 5251 किलो जूल है, ठीक है ना। और ये भी देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है, मतलब ना ही उसको आप आयनाइज कर सकते हो, ना ही आप उसे उसका इलेक्ट्रॉन गेन करवा सकते हो, ना ही वो मेटल है ना ही वो नॉन मेटल है, मतलब नॉन मेटल तो है लेकिन वो और मेटल नहीं है। तो क्या है बेटा, ये एक ऐसी नोबल गैस होगी जो कि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में होगी, दिस शुड बी अ नोबल गैस, ठीक है ना, जो कि स्टेबल फॉर्म में होगी। स्टेबल होने की वजह से ना उसको आप आयनाइज कर सकते हो ना ही आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन करा सकते हो, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपका आ गया। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल देखना है। जब भी हम मेटल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे बेटा, मेटल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, मेटल की खासियत क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, दैट मीन्स आयोनाइज हो सकता है, ठीक है ना। और उसकी हम ΔIH1 देखेंगे, ठीक है ना। तो जिसका ΔIH1 सबसे कम होगा, जो सबसे ईजिली आयोनाइज हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल बी योर सेकेंड इज द आंसर। तो सेकेंड मेटल आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसकी हमने वैल्यू देखी कितनी है, 419 हमने देखी। ΔH कितना है बेटा, 419 है, सबसे कम है इस वजह से, क्योंकि सबसे कम एनर्जी देके ये रिएक्ट कर जाता है, यानी ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, लीस्ट रिएक्टिव, इसमें पूछा लीस्ट रिएक्टिव, अच्छा मोस्ट रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल पूछा है। अगला पूछा है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो नॉन मेटल मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे। नॉन मेटल की खासियत क्या होती है, दे गेन इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी ΔEGH जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, दैट मीन्स जो 328 दी हुई है, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी वो क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, दैट इज द आंसर इज थर्ड एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। सी के बाद डी देखेंगे। डी में हमें पूछा है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए लेकिन सबसे कम होना चाहिए। तो जब हम लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हमें दिख रही है, फोर्थ एलिमेंट की दिख रही है। हम ध्यान से देखेंगे, फोर्थ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, बाकी तो मेटल्स होंगे क्योंकि उनकी बहुत कम है, तो इट विल बी -295, ठीक है ना। तो हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल।
हम नॉन मेटल्स की बात करें तो 2 ही नॉन मेटल है इसमें जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में अच्छी है, -328 -295। तो यही हैं 2 जो लीस्ट रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स है। इन दोनों में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? जो एक अगर थर्ड वाला रिएक्टिव है मोस्ट, तो फोर्थ वाला क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। पार्ट ई में लिखा हुआ है कि हमारी जो ऑक्साइड बननी चाहिए, हमारी जो हेलाइड बनना चाहिए वो MX2 फॉर्म में बननी चाहिए। MX2 फॉर्म में हेलाइड बनेगी, दैट मीन्स इट शुड बी मेटल। पहली बात तो वो मेटल होना चाहिए, यानी कि उसकी डेल्टा IH को देखना है हमें, IH1 और डेल्टा IH2 को देखना है, ठीक है ना। जिसका डेल्टा IH2 जो है वो ईजिली अचीवेबल होगा, उसकी हम MX2 बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सिक्स्थ एलिमेंट है उसकी हमने क्या देखा, हैज़ लोवेस्ट डेल्टा IH2 वैल्यू। जो ये वैल्यू है लोवेस्ट किसकी है? सिक्स्थ एलिमेंट के लिए। तो सिक्स्थ एलिमेंट हमारा क्या बनाएगा? MX2 टाइप आपकी हेलाइड बनाएगा। और F में लिखा हुआ है MX टाइप हेलाइड कौन बनाएगा? अगले क्वेश्चन में लिखा कि MX2 टाइप हेलाइड कौन बनाएगा, सॉरी MX टाइप। तो MX टाइप हेलाइड वो बनाएगा जिसकी पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो कौन सा एलिमेंट है ये हम बात करेंगे, तो देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। MX2 ईजिली कौन बनाएगा? एलिमेंट नंबर 1 और 2 दोनों आंसर हो सकते हैं। तो एलिमेंट नंबर 1 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाई है। तो दूसरा तो बनेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से बनेगा, लेकिन फर्स्ट लो होने की वजह से सेकेंड मेटल जो है हमारा ईजिली बना ले, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेकेंड मेटल तो हमारा ईजिली बनाएगा ही बनाएगा और फर्स्ट मेटल बनेगा। दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेटल्स। तो लेकिन फर्स्ट मेटल में सेकंड वाला बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेकंड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से फर्स्ट वाले में MX2 बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। MX1 बहुत स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो बहुत ईजिली हम लोग, अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम ये बता भी सकते हैं कौन से मेटल क्या है। ये वाला आइटम मेटल जो था वो लिथियम था, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यहाँ जो लीस्ट रिएक्टिव आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा हो सकता है क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन भी नहीं, ये ब्रोमीन हो सकता, नहीं इसको आयोडीन बोलते हैं, ये आयोडीन होगा, ठीक है ना। दिस इज़ योर क्लोरीन, दिस इज़ योर फ्लोरीन एंड दिस इज़ हीलियम। और इसको अगर हम बताएं मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा जो है वो कौन सा है? सोडियम है, वो सॉरी पोटेशियम है। तो ये पोटेशियम हो सकता है, ये लिथियम हो सकता है। तो दीज आर ऑल द मेटल्स दैट आर अवेलेबल विद अस, ठीक है ना। हम इसमें बता भी सकते हैं कि कौन से उसमें कौन से मेटल की बात चल रही है, ठीक है ना। बहुत ईजिली हम लोग ये बात बता सकते हैं, क्लोरीन, पोटेशियम एंड फर्स्ट पे हीलियम, ठीक है। क्यों मैंने ऐसे बता पाया? क्योंकि मेरे को पता था कि ये एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और दूसरी बात इसकी दोनों चीज़ें हाई हैं, तो ये पक्का नोबल मेटल होगा। नोबल गैस होगी तो हीलियम हो सकती है, नोबल गैस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेटलिक स्टेट में लीना की फर्स्ट स्टेप देखते हैं, LiNaCa ऐसे करके। तो रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम हमें अवेलेबल नहीं मिलते हैं, तो मोस्ट रिएक्टिव हम लोग पोटेशियम को मानते हैं, जो कि कुछ बना सकता है, कोई एटम बना सकता है, उसको पॉजिटिवली हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पोटेशियम लिखा। इसमें फ्लोरीन क्यों लिखा? लिखने का वजह पता होनी चाहिए आपको कि फ्लोरीन क्या क्यों लिखा, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो नॉन मेटल क्या है, वो फ्लोरीन है हमारे पास। उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, सबसे इसमें कम यही आती है। फिर देखेंगे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल के बारे में देख रहे हैं, तो आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और उसकी वैल्यू लगभग -296 ही होती है, वो 295 दे रखी है। अब MX2 स्टेबल कौन बनाएगा? मैग्नीशियम ही बनाएगा। मैग्नीशियम या कैल्शियम दोनों में से हो सकते थे, लेकिन जो हमने वैल्यू देखी वो वैल्यू काफ़ी कम है, जो कि मैग्नीशियम के लिए फिट बैठ रही है, तो इसलिए इसका नाम मैंने मैग्नीशियम लिखा। और MX लिथियम क्यों लिखा मैंने? फर्स्ट एलिमेंट को मैंने लिथियम इसलिए लिखा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की जो दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वो सिर्फ लिथियम के लिए हो सकती है, पोटेशियम के लिए नहीं हो सकती। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है? फर्स्ट एलिमेंट इज माई लिथियम एंड दिस एलिमेंट इज पोटेशियम। ओके, तो दीज आर ऑल द आंसर्स दैट वी कैन गिव। अगर हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करना होता तो हमें फर्स्ट करता सेलेक्ट, और यहाँ में 6 करता है, यहाँ थर्ड, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर फिफ्थ, ठीक है। तो दीज वर द क्वेश्चन दैट वर डिस्कस। इसके अलावा 40th क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसमें बस केमिकल रिएक्टिविटी देख के बतानी थी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बेटा हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज योर ऑक्सीजन, नॉट क्लोरीन। क्लोरीन अगला नहीं है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है। तो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा FOCl और N, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये हमारा। तो ये ऑर्डर किससे मैच कर रहा है? बी पार्ट से मैच कर रहा है। तो 3.40 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.40 का आंसर हमारा होगा बी। 3.40 का आंसर होगा हमारा बी।
ठीक है, एक क्वेश्चन और 3.35 पूछा था क्लास में, तो 3.35 के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल। तो हमें पता है कि जब भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसकी वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ इन चारों में से अफेक्ट करेगी, तो हमें पता है इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल, इसमें से कौन सी जो फैक्टर है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो पहले वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारा प्रॉपरली अफेक्ट करेगा क्योंकि वैलेंस शेल इसी से डिफाइन हो रहा है। सेकंड इज़ न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि वहाँ पर रेडियस को इफेक्ट करता है न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड इज़ न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर का मास जो होता है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो सिर्फ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालेगा जो कि मास से रिलेट करेगी, ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कोर इलेक्ट्रॉन्स, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, स्क्रीनिंग प्रोवाइड होगी, उतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारा कम होगा, तो उससे भी हमारी केमिस्ट्री जो है एलिमेंट की वो बदलेगी। तो जो ए बी और डी हैं ये तीनों हमारी प्रॉपर्टीज़ को बदल रहे हैं, लेकिन सी हमारे ऐसी कोई सी प्रॉपर्टी को बदल नहीं रहा है, तो सी हमको करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका। और इन्होंने पूछा कि विच इज़ नॉट अफेक्टिंग, तो सी इज ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, तो 3.35 का आंसर है सी। Okay, so these are all the questions that are discussed in the class. Other than this, if you want to discuss any kind of questions, you can ask me directly on my personal number as well as along this video. You can comment on this video and ask me the questions that you want to ask. Thank you, class.